दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। एमसीक्यू सेट सीरीज के अंतर्गत हम लोग 20 प्रश्न को डेली देख रहे थे और उसका सॉल्यूशन को विस्तार से चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग 20 प्रश्नों की श्रृंखला में पॉलिटी के 20 प्रश्नों को, भारतीय राज्य व्यवस्था के 20 प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे सीएजी कहा जाता है, सीएजी के बारे में आर्टिकल 148 में कहा गया है। ठीक है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो भी पहले हो जाए तब तक होता है। ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति होती है और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। राष्ट्रपति इसे अपने पद से भी हटा सकता है। कैसे? बिल्कुल उसी तरह से जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो गया ए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? सबको पता है, जनसंख्या के आधार पे होती है। सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा सीट यूपी में है। लोकसभा में 80 सीट है सबसे ज़्यादा। बिहार का एग्ज़ाम सब लोग दे रहे हैं। बिहार में कितना सीट है? बिहार में 40 सीट है। सबसे बड़ी पार्टी इस बार बनी है जदयू प्लस बीजेपी। दोनों को 12 और 12 सीट प्राप्त हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बेहद आसान सवाल है। 550 हो सकती है। पहले 552 थी, अब 2 आंग्ल इंडियन लोगों के लिए जो सीट रिजर्व था उसे समाप्त कर दिया गया है। तो 550 सीट में से 530 सीट स्टेट से और 20 सीट जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से लिया जाता है। ठीक है, तो भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई? 550 हो गई। आइए अगला देखते हैं। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो। जमानत खोना जो है ना, बड़ी बात होती है। जब गांव में आप जाइएगा तो लोग बोलते हैं अरे फलाने प्रत्याशी का जमानत जब्त हो गया। पर जमानत अधिकांश प्रत्याशी का जब्त ही हो जाता है। यदि वैध मतों का 1/6 नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया तो ऐसे प्रत्याशी का जमानत जो है वो जब्त हो जाता है। ठीक है, और वैध मत का 1/6 कितना बड़ा होता है? जैसे सोच लीजिए कि कहीं पे 100 वैध मत है। ठीक है, तो इसका 1/6 निकालेंगे तो 100/6 ये लगभग 17 हो गया। तो किसी भी प्रत्याशी को यदि 17 वोट नहीं मिला तो उसका जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत जब्त होने का क्या मतलब होता है? जब कोई भी व्यक्ति नामांकन करता है तो वो एक जमानत की राशि वहाँ पे जमा करता है। वो जमानत की राशि वापस नहीं की जाएगी। इसे ही जमानत जब्त करना कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। और इस समय निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। जब ये चुनाव हो रहा था ना, इस समय भारत में लगभग 17% आबादी ही शिक्षित थी। और सुकुमार सेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि अशिक्षित लोगों से वोट दिलवाकर लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जाए। उस समय पूरी दुनिया की नज़र भारत पे थी कि भारत जिस स्थिति में है उस स्थिति में कैसे वो चुनाव करवा पाएगा। तो चुनाव में क्या किया गया था कि अभी जो बैलेट पेपर आता है, ईवीएम मशीन आता है, उस तरह का सिस्टम नहीं था। लोगों को, प्रत्याशी को पहचानने में कोई दिक्कत न हो, इस वजह से बड़े बड़े बॉक्स बनाए गए थे और उन बॉक्स के ऊपर प्रत्याशी का फोटो चिपका दिया गया था। जैसे सपोज कीजिए कि आपको जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू को वोट देना है तो उनका एक बॉक्स बनेगा जिन पे उनका फ़ोटो चिपका हुआ रहेगा। तो लोग जाएंगे और सादा पेपर उस बॉक्स में डाल देंगे और जितना सादा पेपर डाला जाएगा वही उतना जो है सो वोट काउंट होगा। तो सोच लीजिए जब वोट काउंट हुआ था तो सिर्फ सादे पेपर की काउंटिंग हुई थी और उसी से तय किया गया था कि चुनाव कौन जीता और कौन हारा। आइए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन है, ये आप लोग उत्तर जानते होइएगा। जरा इसका उत्तर कमेंट करके आप लोग बताइए। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा क्षेत्र है लद्दाख। ठीक है, आइए अगले एमसीक्यू को देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? बेहद आसान सवाल है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? आप सब लोगों को इसका उत्तर पता होगा। इसका उत्तर है 29। ठीक है, 29 विषय तय किए गए हैं। ये 29 विषय कौन से होंगे, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। थोड़ा दिमाग लगाने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि गांव से जुड़े हुए जो विषय है वही विषय सब इसमें होंगे। कैसे विषय? कृषि, भूमि विकास, भूमि सुधार, पशुपालन, ठीक है, मत्स्य उद्योग, वन जीवन, खादी ग्राम कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास की बात, पीने के पानी की बात हो रही है। ठीक है, पुस्तकालय की विषय है एक, मेला लगाने की बात होती है यहाँ पे, महिला एवं बाल विकास की बात होती है, सार्वजनिक संपत्ति के देखरेख की बात भी इसके अंतर्गत होती है। तो इस तरह से ये सारे 29 विषय इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग 29 विषय ध्यान में रखिएगा। कभी कभी विषय का नाम पूछ लेता है तो महत्वपूर्ण विषय यही सब है जहाँ से आपके ऑप्शन में विकल्प मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती है? तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? अनुच्छेद 40 के द्वारा। अनुच्छेद 40 डीपीएसपी से संबंधित है। डीपीएसपी के बारे में भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक कहा गया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है? तो ये सब लोग जानते हैं कि प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग से। और हम भारत के लोग कहने का अभिप्राय क्या है कि भारत के संविधान के शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। ठीक है, ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो संविधान सभा के सदस्य जो संविधान सभा में थे उन्हें भारत की जनता के द्वारा चुना गया था, निर्वाचित किया गया था। ठीक है, इसीलिए ये शक्ति का स्रोत किसके पास है? भारत की जनता के पास। जनता कैसी? वयस्क जनता, जिनकी आयु वर्तमान में 18 वर्ष से ज़्यादा है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल कितना समय है? 52 सेकेंड है। कुछ भी विशेष बताने के लिए इसमें नहीं है। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुमत दल का शासन, दोहरी सदस्यता और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, कार्यकाल की अनिश्चितता। उपर्युक्त में से कौन संसदीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है? ठीक है, तो संसदीय लोकतंत्र की विशेषताएं जो है सो ये सबके सब है। ठीक है, कौन कौन से? बहुमत दल का शासन भी है, कार्यकाल की अनिश्चितता भी है, दोहरी सदस्यता और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी है। इसके अलावा और क्या क्या है? इसके अलावा प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। ठीक है, इसके अलावा सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संतुलन एवं अवरोध की बात भी होती है, जो संसदीय लोकतंत्र की विशेषता है। तभी हम लोगों ने देखा था ना, संसदीय शासन प्रणाली के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका के द्वारा विधि का निर्माण होता है, कार्यपालिका उस विधि का क्रियान्वयन करती है, जबकि न्यायपालिका रोक एवं संतुलन का कार्य करती है। तो ये सारी बातें सही है, इसीलिए ये तीनों स्टेटमेंट सही हो गया और हमारा उत्तर जो है वो डी हो गया। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यायोजित विधान के संदर्भ में सही है? प्रत्यायोजित विधान क्या होता है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जहाँ पे उसके 3 अंग में से एक अंग विधायिका है, जिसका काम विधि बनाने का है। पर विधायिका के पास जब ज़्यादा कार्य हो जाता है तो विधायिका के द्वारा कार्यपालिका को कानून बनाने की शक्ति दे दी जाती है। उसे ही प्रत्यायोजित विधान कहा गया। क्या है? देखिए पहला ऑप्शन, विधानमंडल द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित नियम बनाने की शक्ति प्रदान करना। तो यही हमारा उत्तर सही है, ए जो है वो सही उत्तर है। यदि आप लोगों को ये 20 क्वेश्चन का सीरीज अच्छा लग रहा है तो ज़रा कमेंट करके बताएं कि क्या इससे आपके तैयारी में फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है वो भी एक बार कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रा अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। पूर्वोत्तर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं, गलत है। पूर्वोत्तर परिषद के पदेन अध्यक्ष जो है वो गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब आते हैं दूसरा, एनईसी यानी पूर्वोत्तर परिषद को पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है। ये बिल्कुल सही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। ये भी प्रश्न पूछने लायक है, वर्ष। तो ये वर्ष आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। संसद की संप्रभुता में वृद्धि होती है। देखिए, संप्रभुता का मतलब क्या होता है? पूर्णतः स्वतंत्र, अपने कार्यों को करने में आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्णतः स्वतंत्र। तो संसद पूर्णतः स्वतंत्र कब होगी? जब पूर्णतः वो स्वतंत्र हो जाएगी तो उसके संप्रभुता में हम कहेंगे कि वृद्धि हो जाएगी। तो ये पूर्णतः स्वतंत्र होती है जब संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। अब मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार संसद को सीमित करता है। ये यहाँ के नागरिकों को अधिकार देता है। ठीक है, और उस अधिकार को यदि संसद के द्वारा छीना जाता है तो नागरिक न्यायपालिका में जा सकते हैं। तो यानी मूल अधिकार की व्यवस्था जो है सो संसदीय संप्रभुता को कम करती है। संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा भी इसीलिए आया है जो न्यायपालिका के द्वारा परिभाषित होता है, ये संसदीय संप्रभुता को कम करती है। लिखित संविधान के द्वारा भी यही किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। इसके अतिरिक्त संघात्मक शासन व्यवस्था जो होता है, इसके द्वारा भी संसद की संप्रभुता को कम किया जाता है, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता तय की जाती है। ठीक है, बताया जाता है कि सर्वोच्च संविधान है। तो ये हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें असत्य चेक करना है। राज्यसभा के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, ये तो सही है। ठीक है, चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के तहत होता है, सही है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल में न्यूनतम 10 सदस्य की सहभागिता आवश्यक होती है, ये भी सही है। तो उत्तर ऑटोमेटिक डी हो जाएगा। क्या दिया गया है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनाव में नोटा का प्रयोग कर सकते हैं। नोटा का प्रयोग जो है भारत में सिर्फ प्रत्यक्ष चुनाव में होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। सवाल आज तक ये पूछा नहीं गया है पर आगे पूछा जा सकता है, इसीलिए इसे ज़रा आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। ठीक है, तो यहाँ हमारा उत्तर हो गया बी। आइए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है,
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और सच्चिदानंद सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, उस समय से राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए थे। उद्देश्य प्रस्ताव का पेश किया जाना, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाना, 24 जनवरी 1950, गलत दिया हुआ है। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय ध्वज को 1947 में ही अपना लिया गया था। और कब? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया 24 जनवरी 1950 को। तो हमें यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है और इसका आशय क्या है? तो इसका आशय है भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए राज्यों का संघ जो कहा गया, तो इसके लिए राज्यों से कोई समझौता नहीं किया गया था। ठीक है, बस ये कहा गया था कि ये राज्यों का संघ है। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही हो गया, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर सी हो जाएगा। सी क्या है कि दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो सी उत्तर हो गया। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संघ सरकार। संघ सरकार के बारे में भाग 5 में कहा गया है। ठीक है, ये सही सुमेलित है। भाग 4 और भाग 3 में क्या कहा गया है, जरा कमेंट करके बताइए। सहकारी समितियाँ, इसके बारे में भाग 9 क में नहीं कहा गया है, इसके बारे में भाग 9 ख में कहा गया है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। 9 क में क्या कहा गया है? तो 9 क में नगर पालिका के बारे में कहा गया है। ठीक है। राजभाषा के बारे में भाग 17 में कहा गया है। संविधान संशोधन के बारे में भाग 22 में कहा गया है। कुल 22 भाग है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोगों का आज का 22 सवाल यहाँ पे पूर्ण होता है। उम्मीद करता हूँ, माफ़ कीजिएगा 22 नहीं 20 सवाल हम लोगों का पूरा होता है। ये उम्मीद करता हूँ कि इस 20 सवाल से आप लोग को फ़ायदा हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।